मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मान्यवर की गाड़ी जबरन चेक हो गई थी तो झंडा उतार के रुष्ट होकर बैठ गए थे, चिट्ठी लिख रहे थे। क्या ये सच नहीं है कि लोगों को फोन किया कि योगी को हराना अभी 2 हफ्ते पहले? और ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के अंदर के लोग कह रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा आपने कैंपेन चलाया, नाराजगी झंडा उतार के पार्टी का सब जानते नहीं है, उस बेचारे को सस्पेंड करा कर काली लगा के खुद घूम रहे थे। आपसे एक बात डंके की चोट पर मैं यहाँ कहती हूँ, मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूँ कि एक पुलिस वाला मुझसे अपशब्द में बात कर ले। मैं अपनी गाड़ी पर काली फिल्म लगाकर नहीं चलती हूँ। जरूरत ये समझने की है कि जो डिस्पैरिटी समाज में आपने पैदा की अपनी नीतियों से, भिखारी बन गया है देश। वो तकलीफ जहां व्यक्त हो पा रही है राजनीतिक रूप से, वो ऐसे नतीजे ला रही है। एनडीए में बगावत क्यों हो रही है भाई? राकेश त्रिपाठी थोड़ी देर पहले संजय निषाद न्यूज 24 पर थे, उन्होंने क्या क्या कहा मैंने बता दिया आपको। वो कह रहे हैं गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे तो वोट कैसे मिलेगा। आपके अधिकारी यूपी सरकार में जो काम कर रहे हैं वो अभी भी अंदर से हाथी और साइकिल के हैं। राकेश त्रिपाठी बारक जी, इसको बगावत कैसे कहा जा सकता है मैं समझ नहीं पाया। हाँ, उनकी नाराजगी किन्हीं बातों को लेकर के हो सकती है। ये हो सकता है कि सरकार में कहीं किसी कार्यशैली से, किसी अधिकारी से, किसी प्रशासनिक कर्मचारी से उनकी नाराजगी हो सकती है और ये स्वाभाविक है इसका होना। ये कोई डिक्टेटरशिप पे थोड़ा चल रहे हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं। कोई बातें अच्छी लग सकती है, कोई बात खराब लग सकती है। ये बात अच्छा होता कि उचित फोरम पर कही जाती, लेकिन ये लोकतंत्र है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देखिए बारक जी, एक बहुत गंभीर बात कर रहा हूं और ये उसकी उतनी गंभीरता से इसको समझा जाना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में केवल अपराधियों का ही राजनीतिकरण नहीं किया गया था, बल्कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी का, अफसरशाही का भी राजनीतिकरण करने का काम किया है। कैसे जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, पैसे के आधार पर इन्होंने पोस्टिंग देने का एक प्रचलन प्रारंभ किया, अपनी जाति और क्षेत्र के लोगों की भर्तियां करने प्रारंभ किया। हमने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश सेवा आयोग हो, लोक सेवा आयोग हो, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग हो, कैसे उनके अध्यक्ष जाति के आधार पर बने और वो बर्खास्त किए। राकेश, आप विपक्ष में नहीं हैं, आप उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में सत्ता में हैं। ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण किसने किया? कितने साल हो गए आपको उत्तर प्रदेश में सरकार चलाते हुए? अगर ये जो ब्यूरोक्रेट अफसर बाबू हैं ये किसी और पार्टी के लिए काम कर रहे थे अंदर ही अंदर, तो आपकी नाकामी है। आप क्या कर रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कि आपकी नाक के नीचे आपके अफसर हाथी के और साइकिल के हैं और उनका एजेंडा चला रहे हैं, आपको पता भी नहीं चला? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल पता चलता है, पता चलता है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा, रचनात्मक काम करने में हमेशा समय लगता है और विध्वंसात्मक काम करने में हमेशा कम समय लगता है। कम समय में चीजें बिगाड़ी जा सकती हैं। कम समय में उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश की अफसरशाही को जिस प्रकार का रोग लगाया है ना, इस रोग का इलाज करने में समय लगेगा। सुप्रिया, ये जो मैंने आपको अभी संजय निषाद का बयान सुनवाया, इसमें उन्होंने योगी जी को शुक्रिया भी तो कहा। वो तो अफसरों को जिम्मेदार बता रहे हैं संजय निषाद। तो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं इसे बगावत मत कहिए, नाराजगी कह लीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया बोलिए, ये बगावत है या नाराजगी है? तो संजय निषाद जब कहते हैं कि मनमाने तरीके से बुलडोजर चल रहा है, गरीबों के आशियां उड़ रहे हैं, तो बशीर बद्र का वो शेर आता है, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम्हें तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। संजय निषाद अकेले नहीं है, अभी राजभर जी ने भी तो हार के बाद बोला था कि मोदी और योगी जिम्मेदार हैं। मोती सिंह इनके बड़े नेता हैं, कह रहे 42 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में इतना करप्शन ही कभी नहीं देखा जो थाना वाना हर जगह हो रहा है योगी राज में। इनके विधायक हैं रमेश मिश्रा जी जौनपुर से, वो कह रहे अगर बड़ा नतीजा नहीं लिया गया तो किसी कीमत पे सरकार नहीं बन सकती है। सबकी बातें छोड़ दीजिए, इनके जिन विधायकों का फोन टैप हुआ वो बगावत के स्वर कर रहे थे। सुनने में आता है केशव प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली से फोन जाता है तो वो संगठन बतियाने लगते हैं, योगी जी सरकार की बात करने लगते हैं। क्या किसी को पता नहीं है कि अमित शाह वर्सेस योगी कितना भयानक हो चुका है, दिल्ली वर्सेस लखनऊ, और कौन किसके खेमे में रहकर खेल रहा है? मेरा अपना मानना है कि यूपी में जिस तरह से बुलडोजर चल रहा था और उसको बड़े गर्वान्वित होकर बताया जाता था, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, कल मैंने एक बीजेपी के कार्यकर्ता रामचरण चौधरी जी बस्ती के हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो उनकी 15 सेकंड की एक छोटी सी बाइट चलाना चाहती हूं। और मैं हतप्रभ हूं कि जब मैंने वो बाइट चलाई, 40 साल के इनके कार्यकर्ता मान्यवर ने कहा ये कांग्रेस के एजेंट है। अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट बता देना, इसीलिए आपका ये हाल हुआ है। और मैं बहुत व्यक्तिगत नहीं होना चाहती हूं, अभी थोड़े दिन पहले मान्यवर की गाड़ी जबरन चेक हो गई थी तो झंडा उतार के रुष्ट होकर बैठ गए थे, चिट्ठी लिख रहे थे। तो कार्यकर्ता अपने मन की बात कर रहा है तो कांग्रेस का एजेंट हो गया? मुझे बताइए एक बात। और ये बेचारे कार्यकर्ता हैं, सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, सुनना जरूरी है क्योंकि जनता पार्टी जैसे किसी व्यक्ति विशेष व्यक्ति के इशारे पे चल रही है। यहाँ संगठन में लीजिंग कंपनी जैसा वर्क हुआ है, विशेष व्यक्ति के इशारे पर चल रही है, संगठन में लीजिंग कंपनी जैसी बात हुई है। कार्यकर्ता की बात सुनिए, उसके मन के दुख को समझिए। 45 साल एड़ी रगड़ के ये कार्यकर्ता आपका काम करते हैं और आप खुले मंच से आके कहते हैं ये कांग्रेस के एजेंट है।
आप बढ़ के नेता हो गए तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस का एजेंट हो गया, क्योंकि वो अपना दुख बयां कर रहा है, क्योंकि उसको निस्तो नाबूद करने का आप काम कर रहे हैं। देखिए, आप मान लीजिए ठीक है, वोटों सीटों के मामले में ये लोग आपसे पीछे रह गए इंडिया गठबंधन से, लेकिन वोट परसेंट तो इस बार भी बीजेपी का सबसे ज्यादा था 41.37, समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर 33.5। बहुत फर्क है, वोट बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला इस बार भी। इसीलिए ये कह देना कि बीजेपी हार गई और इंडिया गठबंधन जीत गया और देखिए सिर फुटबॉल शुरू हो गई, ज्यादा नहीं है ये सुप्रिया थोड़ा। मानक जी, जो 400 की माला जप रहे थे उसमें 80 में 80 यूपी से आने थे। कितने आए हैं यूपी से? शर्मिंदा हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। आधे से भी कम यूपी से आए हैं, तो बिल्कुल वोट शेयर कम हुआ है। और अभी आने दीजिए उपचुनाव, और कलई खुलेगी। और मैं ये हवा में बात करती नहीं हूं। बीजेपी ने अभी जो उपचुनाव हुए 13, उसमें से 11 चुनाव खुद लड़े थे, 2 एलाइज में लड़े थे। 11 में से महज 2 जगह जीते हैं, बाकी 9 जगह नकार दिया जनता ने। क्योंकि आप ना महंगाई की बात करेंगे, ना नीट की बात करेंगे, ना आप अग्निवीर की बात करेंगे, ना आप रोजगार की बात करेंगे। आप प्रधानमंत्री क्या लंबा फेंक रहे हैं? 8 करोड़ रोजगार बन गए। कहां बने प्रभु? किसको मिले ये रोजगार? लोग रोजगार के लिए एड़िया घिस रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार 8 करोड़ बना दिए। कहां बना? सुप्रिया, ये उत्तर प्रदेश, ठीक है, आप यूपी से आती हैं, फेंको तो ऐसी लंबी फेंको, सुप्रिया, आप चिंता ही ना रहे। आप भी यूपी से आती हैं, मैं समझता हूं कि यूपी के प्रति आपका खास लगाव है, बिल्कुल। लेकिन पूरा विपक्ष ये उत्तर प्रदेश को लेकर इतना टची क्यों है? बार बार ये मोदी योगी में झगड़ा आप लोग क्यों कराते रहते हैं? पिछले कुछ दिन से फिर से थ्योरी शुरू कर दी कि योगी को बदलने वाले हैं, योगी को बदलने वाले हैं, हटाने वाले हैं। उसके पीछे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, पर कहीं कुछ धुआं, कुछ आग, कुछ तो दिखाइए। मानक जी, आपने सवाल इतना बढ़िया पूछा कि दिल खुश कर दिया। योगी को बदलने वाले, हमारे कहने से बदल देंगे योगी को? अरे जो अंदर भीतर घात चल रहा है उसके बेसिस पर हम कहते हैं। जब चुनाव नहीं हुआ था, क्या योगी जी को बदलने की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो गई थी? क्या यह सच नहीं है कि योगी जी ने बोला कि मेरे हिसाब से एक भी टिकट नहीं दिया गया, मेरा इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि लोगों को फोन गया कि योगी को हराना अभी 2 हफ्ते पहले? और यह हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी के अंदर के लोग कह रहे हैं। अगर इनका जौनपुर का विधायक ऑन कैमरा कह रहा है कि बड़े परिवर्तन करने होंगे, यहां चेंज करना होगा, अदना सा विधायक अपने आप यह बात कह रहा है, अगर उसके पीछे कोई खड़ा नहीं है। 100 से ऊपर विधायकों ने विधानसभा में अनशन किया था योगी जी के खिलाफ। वो कांग्रेस के तो नहीं थे, ना वो सपा के थे, वो तो इन्हीं के विधायक थे। कल इनकी कार्यकारिणी में, यूपी कार्यकारिणी में जो स्वर सुनाई दिए, जो नारे सुनाई दिए, उसके बाद जो टिप्पणियां सुनाई दी, क्या वो हमारे लोग हैं? अरे आपके लोग हैं। इसलिए भीतर घात की खबर जो है वो हम नहीं चला रहे, इनके यहां से पता चल रही है। ओके, राकेश दिल पर त्रिपाठी, हाथ रख के बोल दीजिए कि योगी जी और अमित शाह जी में सब कुछ ठीक ठाक। बोलिए राकेश त्रिपाठी। अगर असल है तो बता दे, हाँ ये सच है। बोलिए बिल्कुल राकेश। ठीक ठाक नहीं है, खूब तलवारें खींची हुई है। देखिए, मैं पूछिए। देखिए मानक जी, मैं व्यक्तिगत नहीं होकर के कहना चाहता हूं, लेकिन कुछ विषय व्यक्तिगत उठाए गए, इसलिए व्यक्तिगत ही याद दिला रहा हूं। जो स्वयं अपने चुनाव में जमानती जब्त करा चुके हैं और हिम्मत नहीं जुटा पाए कि दोबारा फिर से चुनावी मैदान में आए, क्योंकि आत्मविश्वास नहीं था कि चुनाव जीत भी सकते हैं। अंधे के हाथ बटेर लग गई है तो इतना प्रसन्न हो गए हैं। अरे लगातार चुनाव हारे हैं, एक बार कभी समीक्षा याद करिए। मानक जी, आप तो रोज डिबेट करते हैं, रोज राष्ट्र की बात लेकर आते हैं, क्या कभी राष्ट्र की बात में याद किया क्या कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 2 विधायकों पर और 1 सांसद पर आकर के क्यों टिक गई? कभी आत्मचिंतन किया क्या? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, ऐसा मत क्या करिए। अब मैं जानता हूं पीड़ा हो गई, आपने परिणाम की याद दिला दी है, पीड़ा हो गई है। हिम्मत नहीं हो पाई थी कि महाराजगंज के फिर महाराज बनने की कोशिश की। आप अपनी पार्टी के बारे में एक बार विचार करिए, आपकी पार्टी कहां खड़ी है? देश की सबसे पुरानी पार्टी। अच्छा राकेश, बिना बैसाखी के चल नहीं सकते। अच्छा राकेश, ओके, मुद्दे पर रहिए, पहले उस पर तो बताइए, आप नाराज हुए थे या नहीं हुए थे? बताइए क्या हुआ था जब इतना लंबा चौड़ा आपने वो कैंपेन चलाया, नाराज नहीं हुए थे? क्या हुआ था बताइए। झंडा उतार के पार्टी का सब जानते नहीं है, उस बेचारे को सस्पेंड करा कर काली लगा के खुद घूम रहे थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कानून खुद तोड़ रहे थे, बड़का नेता बनने चले, बिल्कुल सस्पेंड हो गए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जनता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करने का काम करेगा, निश्चित तौर पर सस्पेंड होगा। बदसलूकी करने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती है। आप परेशान मत होइए। और मैं एक बात और कह रहा हूं सुप्रिया जी, ये बदसलूकी अगर कांग्रेस के नेताओं के साथ होगी ना तो भी सस्पेंड करेंगे। हम कांग्रेस के नेताओं के साथ भी किसी अधिकारी कर्मचारी को बदसलूकी करने की छूट नहीं देंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ओके सुप्रिया बोलिए। मानक जी, मैं 2 ही बातें बोलना चाहती हूं। जनमत को अंधे के हाथ बटेर लगना कहने वाले, यही अहंकार जनता तोड़ रही है। एग्जैक्टली यही घमंड जनता तोड़ रही है। जनता ने मताधिकार से लोगों को चुना और आप कह रहे हैं अंधे के हाथ बटेर लग गई। यही अहंकार जनता ही नहीं, प्रभु भी तोड़ रहे हैं। प्रभु ने आपको अयोध्या हराया, सीतापुर हराया, चित्रकूट हराया, बद्रीनाथ हरा दिया। प्रभु को अहंकार बर्दाश्त नहीं है,
ये कब समझिएगा आप? जिस दिन ये समझ जाइएगा, जनता का आदर करिएगा। और मैं यूपी की बेटी हूं, आपसे एक बात डंके की चोट पर मैं यहां कहती हूं, मैं ऐसा कोई काम करती नहीं हूं कि एक पुलिस वाला मुझसे अपशब्द में बात कर ले। मैं अपनी गाड़ी पर काली फिल्म लगाकर नहीं चलती हूं, कानून व्यवस्था का पालन करती हूं, एब्सोल्युटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अरे किसी की गाड़ी में काली फिल्म लगी है, काले कारनामे करने वाले लोग काली फिल्म लगाते हैं, काली फिल्म लगाते होंगे, काले कारनामे करने वाले लोग किसी को भी रोक कर चेक कर सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को शाबाशी देती हूं। यहां पर आकर बकवास मत करो। मुंह फुलाकर तुम बैठे थे, मुंह फुलाकर आप बैठे थे, आपने झंडा उतारा था। अरे मैं कभी मुंह फुला के नहीं बैठा भाई, कार्यकर्ता ये मुंह फुला हुआ आपका रहता है, आपने अपने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट कहा। ये सब आप करती है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं करते, वो मर्यादा के साथ करते हैं। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कांग्रेस का एजेंट कहा था। 40 साल पुराने कार्यकर्ता को कल आपने कांग्रेस का एजेंट कहा। यह इज्जत है आपकी सामान्य कार्यकर्ता के लिए? लोकसभा चुनाव याद दिला दूं, क्योंकि मेरी जानकारी में शीतल सिंह उन इकलौते 2-4 पत्रकारों में थे जो कि लगातार बार-बार 400 की गूंज के बीच चिल्ला कर कह रहे थे यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। कम से कम 25, 30, 35 सीटें बीजेपी की कम होने वाली हैं। और तो और नतीजे वाले दिन स्टूडियो में मेरे साथ यहां बैठकर जब ट्रेंड्स आ रहे थे, उसमें बीजेपी 60, 65, 70 पर भी थी, तब भी शीतल सिंह बार बार कह रहे थे अभी देखिएगा। शीतल सिंह, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये संजय निषाद जो कह रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी की इस हार में या सीटें कम होने में एक कारण है क्या कि बुलडोजर बैकफायर कर गया क्या? सोशल मीडिया पर राइट विंग का हिंदी का लगभग सबसे बड़ा हैंडल है, उनका ट्वीट है कल का, मैं अक्षर से पढ़ के सुना रहा हूं। यूपी से समाचार आ रहे हैं कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व ऑब्लिक वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे निर्देशों के आधार पर हो रहा है। इसी तरह चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का भी पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। ये बाहर के लोग नहीं कह रहे हैं, ये अंदर की बात है जो बाहर आ रही है। पहले तो जो सच है उसको स्वीकारिए। स्थिति ये है कि बड़े खुलेआम अमित शाह जी का कैंप और योगी जी का ये खुलेआम है कि देखिए, यहाँ पे आपके सामने राकेश भी नहीं कहेंगे, कोई दूसरा भी नहीं कहेगा, लेकिन हम लोगों से जो भी बात कर रहे हैं, जो दल में जिम्मेदार पदों पर हैं, सब इस बात को बच्चा जानता है। अगर आप इसको निगेट करेंगे या इसको डाल देंगे कि कांग्रेस ही कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी चला रही है क्या? चला सकती है या सपा चला सकती है? बिल्कुल बेसिर पैर की बात। समस्या ये है कि जिन आर्थिक नीतियों का प्रतिपादन मोदी जी ने किया पिछले 10 वर्षों में, उनकी वजह से राजनीतिक पराभव शुरू हो चुका है। उसके अनेक संकेत हैं, देखना न चाहे तो बात दूसरी है। गूगल सर्च में देख लीजिए, मोदी जी के हर अकाउंट राहुल गांधी की तुलना में 6 गुना बड़े हैं। अभी कल जश्न मनाया गया है कि वो 100 मिलियन वाला क्लब उन्होंने हासिल कर लिया है। लेकिन गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च आजकल राहुल गांधी हो रहे हैं 1 महीने से। वही फेसबुक, उनकी पोस्ट, उनके ट्वीट तुलनात्मक रूप में जो 1/6 है फॉलोअर और सब्सक्राइबर की संख्या में, वो उनसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो कुछ हो रहा है, उसको आप तस्दीक न करना चाहे तो उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों की तरह आने वाले भविष्य के नतीजे आपको बताएंगे। जो ये 13 में से 2 सीटें मिली है, ये दोनों दल बदलू है, दोनों बीजेपी के नहीं है। तो एक 4 बार का कांग्रेसी विधायक था मध्य प्रदेश में, बुढ़ा आदमी है, लास्ट में भी उसने पिछले चुनाव में जीता था कांग्रेस से 25,000 और बदल के वो फिर उसे आपने बीजेपी का उम्मीदवार बना दिया, कुल 3,000 से जीत पाया। दूसरी ओर 14,000 से जीता था हिमाचल प्रदेश में, हमीरपुर में, वो निर्दलीय उम्मीदवार, उसको बीजेपी का उम्मीदवार बनाया, बड़ी मुश्किल से 1,500 से जीत पाया। अरे नतीजों को देखिए, बंगाल में 4 में से 3 सीट बीजेपी की थी। आप अभी लोकसभा में वहां 30-30 हजार से जीते थे उनको, और 60-60 हजार से हार रहे हैं। क्या मतलब आप इस पे मिट्टी डाल देंगे? जरूरत ये समझने की है कि जो डिस्पैरिटी समाज में आपने पैदा की अपनी नीतियों से, भिखारी बन गया है देश। वो तकलीफ जहां व्यक्त हो पा रही है राजनीतिक रूप से, वो ऐसे नतीजे ला रही है। जहां आप कुछ तिकड़म से, कुछ उनके जाति के नेताओं वगैरह को खरीद के, कुछ आप सिर्फ सामान्य कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को जन्म दिया, वो और ये जो सज्जन चौधरी साहब के पोते हैं, ये दोनों लोग जो इंडिया गठबंधन के मूल रूप से थे, ये अगर वो न करते जो इन्होंने किया, उसके बाद आप नतीजा सोच लीजिए क्या था। यही चुनाव हार गए थे लोग। तो परिस्थितियां, नीतियों के आधार पर जनता में जनरोष है, इसको स्वीकार कीजिए। वरना ये सब जो तर्क है कि प्रत्याशी चुनने में ये हो गया, इसमें इसने ये कर दिया,
अरे भाई, मोदी जी से बढ़िया प्रत्याशी बनारस में कोई दूसरा था? राजनाथ सिंह साहब से बढ़िया प्रत्याशी कोई यहाँ लखनऊ में कोई दूसरा था? आप शीतल जी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की हार का जिम्मा मोदी जी का है, योगी जी का नहीं है? नीतियों का है जो मोदी जी के द्वारा प्रतिपादित है। योगी जी की वजह से मैं, इसलिए नहीं कि मेरे नाम में भी सिंह लगा हुआ है, लेकिन ये सच्चाई है, इसलिए मैं उस शब्द पे बोलने से बच रहा हूं, उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि योगी जी को हटाना तो आप चाहते हैं, लेकिन हटाने के बाद क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि उनको रखने या हटाने किसी भी परिस्थिति में बीजेपी की स्थिति में कोई उत्तरोत्तर विकास होगा, क्योंकि वो फर्क आया है दूसरे कारणों से, और वो कारण विद्यमान है, वो है बेरोजगारी, महंगाई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर